तो फिर फोर्थ के निंजा वॉर के खत्म होते ही नारुतो का सपना पूरा हो जाता है और सेवन होकागे बन जाता है और सभी को लग रहा था कि पूरी दुनिया पर शांति आ चुकी है। फिर हमें 10 साल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिडन विलेज की हालत कुछ ऐसी हो चुकी थी और शिनोबी के नाम पर बस बोरुतो और कावाकी इस पूरी दुनिया पर जिंदा बचे थे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। बोरुतो, मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर बहुत जान है, लेकिन जल्दी मैं तुम्हें उस जगह पर पहुंचा दूंगा जहां पर मैंने सेवेंथ होकागे को पहुंचाया है। कावाकी, मुझे लगा नहीं था कि तुम अपने मकसद को पूरा करने के लिए हिडली विलेज को एक जंग का मैदान बना दोगे, लेकिन अब मैं तुम्हें और तबाही नहीं मचाने दे सकते हो और आज और यहीं पर ही मैं तुम्हें खत्म करके सब कुछ पहला जैसा कर दूंगा। तो गैस ऐसा क्या होता है जहाँ पर बोरुतो और कावाकी दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और हिडन विलेज में कोई भी जिंदा नहीं बचा। तो 10 साल पहले आते हैं जहाँ पर हिडन विलेज अब पहले जैसा ओल्ड सिटी नहीं रहा और एक मॉडर्न सिटी बन चुका है और टेक्नोलॉजी के मामले में भी काफी आगे पहुंच चुकी है। वही शिकामारू और नारुतो कहीं पे जाते हुए बात कर रहे थे कि लॉर्ड सेवन पता नहीं आज सारा दिन क्या करता है, लेकिन कल आपकी एंट्री सेरेमनी है तो आज ही आपको सारा पेपर वर्क कंप्लीट करना है। और इन सारे पेपर वर्क को देख के नारुतो का सर घूम जाता है। वही विलेज में बोरुतो और शिकाडाई दोनों ही एक एक्सपेंसिव चिली फ्लेवर बर्गर सेल हो जाने से पहले लेने के लिए दोनों के बीच एक रेस लगी हुई थी। मतलब पहले जैसे रामेन का ट्रेंड हुआ करता था, अब रामेन का ट्रेंड खत्म हो चुका है बल्कि बर्गर का ट्रेंड आ चुका है, जिसके बाद वो दोनों उस बर्गर को खरीद के एक चलती ट्रेन के ऊपर बैठ जाते हैं और वो दोनों जैसे उस बर्गर को टेस्ट करते हैं वो काफी ज्यादा तीखा होता है और शिकाडाई कहते हैं कि आखिरकार तुम ऐसे तीखे फ्लेवर वाले बर्गर हर समय कैसे खा सकते हो और पता नहीं मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर कहाँ फंस चुका हूँ। वैसे आज ये लास्ट डे है जब हम दोनों ऐसे एंजॉय कर रहे हैं। तुम आखिरकार ये क्या कह रहे हो, क्या कल से हमारे स्कूल फिर से स्टार्ट हो रहे हैं? अरे यार कुछ महीने पहले ही तो हमें गर्मियों की छुट्टियां मिली थी और अभी भी वो बोर्डिंग क्लास फिर से स्टार्ट होने वाली है। नहीं, हमारी क्लास तो परसों स्टार्ट होने वाली है। कल तो तुम्हारे डैड का एंट्री सेरेमनी है और तुम अपने डैड का एंट्री सेरेमनी में टाइम पर पहुंच जाना। कुछ भी ऐसी वैसी हरकत मत करना जिससे तुम्हारे डैड को शर्मिंदा होना पड़े, क्योंकि तुम्हारे डैड हमारे विलेज के बहुत ही खास इंसान है और तुम्हारे एक्सपेंसिव चिली फ्लेवर बर्गर को तुम खुद ही खाओ। ये कहते शिकाडा एक हमें को पकड़ के उससे चला जाता है और शिकाडा के जाने के बाद बोरुतो भी एक हमें के ऊपर कूद जाता है और ऐसे देखता है कि कुछ बच्चे एक कमजोर बच्चे को परेशान कर रहे थे। मैंने तुम्हें कहा था ना कि ज्यादा पैसे लाने के लिए इतने से पैसे से तो बस मैं अपने लिए स्नैक्स खरीद सकता हूँ और मेरे दोस्तों का क्या। तभी बोरुतो उनके ऊपर जूस गिरा देता है और कहता है कि तुम जैसे खाए तो बस कमजोर के ऊपर ही हाथ उठा सकता है, लेकिन आज मैं तुम सभी को सबक सिखाने वाला हूँ। एक कहते हैं बोरुतो अपने शैडो क्लोन जूस से उन सभी को धो देता है और इस बच्चे को लेकर एक बिल्डिंग के ऊपर आके कहने लगता है, देखो दो जो लोग तुम्हें परेशान करते हैं उनको तुम्हें सबक सिखाना चाहिए, वरना वो लोग तुम्हारे से हमेशा ऐसा ही बर्ताव करेंगे। तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है क्योंकि तुम स्ट्रांग हो, लेकिन मैं तुम जैसा स्ट्रांग नहीं हूँ और वो लड़के कल मुझसे बदला लेने के लिए फिर से आएंगे। और तुम्हें एक बात बताओ, मेरे डैड अपने कंपनी का सीईओ मुझे बनाना चाहता है, लेकिन उससे पहले मुझे एक बेहतर निंजा बनाना चाहता है, लेकिन मैं बहुत कमजोर और डरपोक हूँ, इसलिए मुझे लगता है ना कि मैं अपने डैड की उम्मीदों में खरा उतर पाऊंगा। तो बोरुतो कहता है कि तुम्हें उन लड़कों से डरने की अब कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम दोनों अब से दोस्त है। और वैसे तुम्हारा डैड के कंपनी का नाम क्या है? तो वो लड़का अपने डैड के कंपनी का नाम कहता है और ये बात सुनते बोरुतो हैरान होकर कहता है कि एक कंपनी तो हमारे विलेज के नंबर 1 कंपनी है और इसमें मेरे फेवरेट वीडियो गेम भी बनते हैं, सच में तुम बहुत लकी हो। तो वो लड़का कहता है कि सच कहूं तो मुझे निंजा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि मुझे अपने डैड की कंपनी में गैजेट बनाना है, लेकिन मेरे डैड के जिद के कारण ना तो मैं गैजेट बनाने में फोकस कर पा रहा हूँ ना तो निंजा बनने में। वो ऐसी बात है, क्यों ना तुम अपने डैड को सब कुछ सच बता दो कि तुम्हें निंजा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा डैड है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा डैड तुम्हारे बात को सुन लेगा। और ये बात सुनकर वो लड़का कहता है कि तुम्हारे एडवाइस के लिए शुक्रिया, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो बोरुतो कहता है कि मेरा नाम बोरुतो ओजुमाकी है। ये बात सुनते वो लड़का कहता है कि तुमने भी ओजुमाकी कहा तो भी तुम हमारे लॉर्ड सेवन के बेटे हो, वैसे मेरा नाम डैंकी है। और तभी बोरुतो को याद आता है कि बहुत समय हो चुका है और घर जाते उसकी मम्मी से बहुत डांटेंगे, इसलिए वो फटाफट वो डैंकी को बाय कहकर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद अगले सीन में डैंकी अपने घर जाके अपने डैड को सब कुछ बता देता है कि उसे क्या बनना है, लेकिन उसके डैड उसे थप्पड़ मार के कहते हैं, डैंकी, ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम्हें निंजा क्यों बनाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम एक रईस परिवार के होते हैं भी और गरीब घर के लड़के जिनका हमारे सामने कोई औकात नहीं है, वो आज से तुम्हें परेशान करके तुमसे पैसे छीनते हैं, जो हमारे परिवार के लिए काफी शर्मिंदगी की बात है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग निंजा बने, तभी तुम मेरे कंपनी को संभाल पाओगे, तब मैं खुद ही तुम्हें अपने सपने को पूरा करने के लिए मदद करूंगा। तो डैड अगर मैं उन सभी लड़कों को अकेले सबक सिखाऊं तो क्या आप मुझे निंजा बनने के लिए फोर्स नहीं करेंगे? जिसके लिए उसके डैड मान जाते हैं और डैंकी जैसे ही अपने कमरे से बाहर जाता है उसे एक अजीब सी शक्ति प्रोसेस कर लेती है। इसके बाद हम बोरुतो को देखते हैं जो कि अपने घर में पहुंच चुका था और हिनाटा बोरुतो को कहता है कि आखिरकार तुम्हें इतना समय कहाँ लग गया था। बोरुतो बहाना बनाते हुए कहता है कि शिकाडाई को एक काम आ गया था और उसे उस काम के लिए मेरी जरूरत थी, इसलिए मुझे इतना देर हो गया। जिसके बाद उसे भी डिनर करने लगते और हिनाटा बोरुतो को कहता है कि कल से तुम एकेडमी जा रहे हो, पता है तुम्हारे डैड और मैं एक दूसरे को एकेडमी के दिनों से जानते हैं और इन दिनों तुम्हारे डैड काफी ज्यादा शरारती हुआ करते थे। हाँ मम्मी, ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है, आप बहुत बार कह चुके हैं और डैड एक होकागे बन चुके हैं और वो पूरे विलास का ख्याल रखते हैं, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं है कि अपने परिवार को थोड़ा सा समय दे सकते हैं। कम से कम वो हिमाबारी के बारे में तो थोड़ा सोचे। बोरुतो, तुम्हें अपने डैड के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, होगा कि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और अभी तुम्हें ऐसा समझ नहीं आ रहा, लेकिन आगे चल के तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा।
जिसके बाद अगली सुबह बोरुतो सेरेमनी के लिए लेट हो जाता है तो बोरुतो दौड़ते हुए टाइम पर सेरेमनी में पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे डैंकी मिलता है और वो अपने बैकुगान से डैंकी को देखता है तो उसके अंदर से काफी अजीब सा ऑरा निकल रहा था, जिसे देख के बोरुतो को काफी अजीब सा लग रहा था। उसके बाद हम उन तीनों लड़कों को देखते हैं जो कि डैंकी को हमेशा परेशान करते हैं। उन तीनों को जमीन पर कुछ पैसे पड़े हुए देखते हैं तो वो तीनों उन पैसे को उठाते उठाते ट्रेन के अंदर चले जाते हैं, लेकिन तभी ट्रेन चल पड़ी थी और दरवाजा बंद हो जाता है। ओए डैंकी, तो फिर इस सब के पीछे तू है, जल्दी से ट्रेन को रोक वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने सोचा नहीं था कि तुम दोनों इतने बेवकूफ हो। अब जब कि तुम दोनों मेरे जाल में फंस चुके हो तो मैं तुम तीनों से उस हर एक वक्त का बदला लूंगा जब तुम तीनों ने मुझे परेशान किया था। मैंने इस ट्रेन के पटरी के सामने एक और ट्रेन चला दिया है, वो भी बिना ड्राइवर की, और वो ट्रेन और हमारी ट्रेन दोनों एक दूसरे से टकराएगी जिससे तुम तीनों की जान एक ही बार में चली जाएगी, तो भी मेरा बदला पूरा होगा। हमें माफ कर देना डैंकी, शायद हमने तुम्हें कुछ ज्यादा ही तंग किया था, लेकिन इससे तो तुम्हारी भी जान चली जाएगी। तो यहाँ पर बोरुतो आ जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार डैंकी तुम्हें कर कह रहे हो, आज तो हमारी निंजा एकेडमी स्कूल का एंटर सेरेमनी है तो अपन आ जाके यहाँ पर तुम ऐसा क्या कर रहे हो। बोरुतो, कल रात मैं अपने डैड से बात किया था और उन्होंने मुझे कहा था कि ये तीनों मुझे इसलिए परेशान करते हैं क्योंकि मैं कमजोर हूँ, इसलिए मैं इन तीनों को सबक सिखा के साबित करना चाहता हूँ कि मैं कमजोर नहीं हूँ। देखो डैंकी, तुम जो कुछ भी कर रहे हो उससे तुम ताकतवर साबित नहीं होते हो बल्कि कमजोर साबित होते हो, इसलिए ये सब जल्दी से बंद करो। तभी डैंकी अपने होश में आ जाता है और कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना बोरुतो, मुझे पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो बोरुतो कहता है कि तुम इसकी फिक्र मत करो। ये कहते हैं बोरुतो छत के ऊपर जाके शैडो क्लोन जिसका यूज करता है, वही दूसरी ट्रेन भी काफी ज्यादा नजदीक पहुंच चुकी थी। वही बोरुतो अपने शैडो क्लोन से पट्टी चेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बोरुतो का पैर फिसल जाता है, लेकिन बोरुतो के शैडो क्लोन गायब होने से पहले पट्टी चेंज कर देता है, जिसके कारण दोनों ट्रेन में टक्कर नहीं होती। वही बोरुतो गिरने से पहले डैंकी उसे पकड़ लेता है, लेकिन डैंकी बोरुतो का वेट नहीं संभाल पाता, जिसके कारण डैंकी भी गिरने लगता है। लेकिन तभी वो तीनों बच्चे बोरुतो और डैंकी को पकड़ लेते हैं और उन दोनों की जान बचा लेते हैं। वो पीले बालों वाले लड़के हमसे भी बचते हो गया है, लेकिन इस ट्रेन को अब कैसे रोके। तुम सभी फिक्र मत करो, हमें बस इस ट्रेन के बॉगी को अलग करना है और सभी किसी तरह उस ट्रेन के बॉगी को भी अलग कर देते और सभी उस बॉगी के अंदर चले जाते और वो लड़का कहता है कि जल्दी से तुम दोनों हाथ धो वरना तुमसे भी नहीं बचोगे। डैंकी, अपने सीट बेल्ट की पेटी बांध लो क्योंकि अब हम लैंडिंग करने वाले हैं। मुझे माफ कर देना दोस्तों, मैं तुम सभी के साथ नहीं जा सकता हूँ क्योंकि अब हमें स्कूल जाना है। वो इस सेरेमनी में शिकामारू नारुतो को कहता है कि नारुतो तुम तैयार हो ना, क्योंकि अब तुम्हें एक जबरदस्त स्पीच देनी है। वो इशिनो सभी स्टूडेंट को काउंट कर रहा था, लेकिन बोरुतो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं था। वही दूसरी तरफ उस ट्रेन का सिर उड़ के सीधा होकागे के स्टोन फेस पर जाके लगता है और बोरुतो वहाँ से निकल के कहता है कि बोरुतो उज़ुमाकी प्रेजेंट है सर। क्या अभी इसने उज़ुमाकी कहा कि वो हमारे लॉ 7 का बेटा है। बोरुतो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस सेरेमनी में कोई हंगामा मत करना, लेकिन तुमने तो जैसे नाच से डरने की कसम खा ली है। वही नारुतो और बाकी सभी ऐसे देख के उनका मुंह खुलाकर खुला रह जाता है। तभी बोरुतो के पीछे कोनोहामारू आता है और बोरुतो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन कोनोहामारू बोरुतो के हर एक हमले को डिफेंड करके उसे पकड़ लेता है। बोरुतो, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मजाक करने की भी हद होती है, लेकिन आज सारी बाजार में तुमने अपनी बाप की ना कटा दी। तभी डैंकी उस बॉगी से निकलता है और डैंकी को देख के कोनोहामारू हैरान को कहता है कि तुम आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद शाम के टाइम शिकामारू नारुतो को बोरुतो की रिपोर्ट देते हुए कहता है कि मैंने पता लगा है कि उस हादसे में बोरुतो की कोई गलती नहीं थी, बल्कि बोरुतो तो डैंकी नाम के लड़के को बचाने के लिए ट्रेन के अंदर गया था। और ये बात सुनकर नारुतो खुश हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद नारुतो बोरुतो को 7 दिन के लिए सस्पेंड कर देता है निंजा अकेडमी से। जिसके बाद 7 दिन बाद बोरुतो का सस्पेंशन खत्म होते वो एकेडमी जैसे जाता है, उसकी मुलाकात डैंकी से होता है और डैंकी बोरुतो को कहता है कि तुम्हारा शुक्र है, तुम्हारी वजह से मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है, लेकिन ये बुरा हुआ कि मेरी वजह से तुम्हें सजा मिली। कोई बात नहीं डैंकी, दोस्तों में ऐसा होता ही रहता है, इसलिए मैं बुरा नहीं मानूंगा। जिसके बाद बोरुतो क्लास में ऐसे एंट्री मारता है कि जैसे पूरी क्लास उसी के बाप की है, वैसे एक तरह से उसी के बाप की है, लेकिन वहाँ पर किसी का भी कोई भी रिएक्शन नहीं था, बल्कि सभी बोरुतो को घूर घूर के देख रहे थे। उसके बाद बोरुतो अपने सीट में जाके बैठ जाता है और कहने लगता है अच्छा होगा कि सस्पेंस जल्दी खत्म हो गया, क्योंकि घर पे रहते हुए बस मुझे पढ़ाई करनी पड़ती थी, लेकिन अब मैं यहाँ पर फुल मस्ती करूंगा। जिसके बाद हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक चोजो होता है जो कि चोजी की बेटी होती है, और सारारा जो कि सासके की बेटी होती है। सर ये लड़का लॉ 7 का बेटा है, लेकिन दोनों में कितना ज्यादा अंतर है। लॉ 7 कितना ज्यादा कूल और औसम है, लेकिन ये लड़का एकदम डम्बो है। देखना बड़े होके मैं एकदम लॉ 7 जैसा एक अच्छा होकागे बनूंगा। चोजो, गलतफहमी मत पालो, लॉस 7 के बाद जो होकागे बनने के लायक है वो सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं, समझी। वही दूसरी तरफ कुछ लड़के बात कर रहे थे कि ये लड़का लॉस 7 का बेटा है और इसने होकागे स्टैचू के ऊपर ट्रेन चढ़ा दी, लेकिन ये होकागे का बेटा होने के कारण इसे ज्यादा बड़ी सजा नहीं दी। अगर हमें से कोई एक ऐसा करता तो उसे पता नहीं कैसी पनिशमेंट मिलती और फाइनल अलग से। देखे बोर्डो, ये सब कुछ भी कहते रहते हैं, इसलिए इन सभी की बातों पर तुम ध्यान मत दो। कोई बात नहीं शिकाडाई, अब तो मुझे ये सब सुनने की आदत हो चुकी है। तभी यहाँ पर शिनो आ जाता है, शिनो सभी की क्लास स्टार्ट कर देता है और वो सभी के नीचे था जिसे टेस्ट कर रहा था, जिसमें बोरुतो नंबर 2 में था। मतलब पहले जैसे नारुतो एकेडमी के दिनों में बेकार और नल्ला हुआ करता था, बोरुतो नारुतो के जैसा नहीं था, बल्कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और टैलेंटेड था। और नंबर 1 पर जो लड़का था जिसका नाम किवाबे हो, वो निंजुत्सु था जिसमें नंबर 1 हो सकता है, लेकिन पढ़ाई के मामले में 1-2 0 था, जिसके कारण वो
3 बार एकेडमी में फेल हो चुका था। ये बात सुनते बोर्डो किबाबे से मिलने के लिए एक्साइटेड हो जाता है और वो क्लास में जैसे किबाबे से मिलने जाता है किबाबे कहता है तुम तीनों बच्चों को आखिरकार मुझसे क्या चाहिए, मुझे तुम तीनों बच्चों से बात नहीं करनी और तुम होकागे के बेटे हो इसलिए सभी तुमसे दोस्ती करना चाहते हो और तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से। देखो ब्रो मैं होकागे का बेटा हो सकता हूँ लेकिन ऐसा मुझसे दोस्ती इसलिए करता है क्योंकि ऐसा मैंने खुद के दम पर हासिल किया है, समझे। अबे साले तो भी तू कहना क्या चाहता है कि नंबर 2 पे होने के बावजूद तू मुझसे बेहतर है तो हो जाए एक बैटल तुम्हारे और मेरे बीच। ठीक है मैं तुम्हारे से लड़ने के लिए तैयार हूँ लेकिन इतना समझ लेना कि तुम नंबर 1 पर हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम समझ लेना कि तुम होकागे के बेटे हो इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर रहम करूंगा। जिसके बाद बोरुतो और किबाबे को हम लड़ाई के मैदान में देखते हो। सभी स्टूडेंट क्लास बंक करके इन दोनों की लड़ाई को देखने के लिए आए थे। बोरुतो ने इस मुसीबत को अपने गले खुद ही लगाया है तो बोरुतो इस मुसीबत को सॉल्व करेगा और हमें से कोई भी इन दोनों की लड़ाई के बीच में ही आएगा। अब सुना होकागे के बेटे भले ये लड़ाई ऑफिशियल नहीं है लेकिन इसमें हम हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे और निंजुत्सु और ताजुत्सु से एक दूसरे के ऊपर हमला करेंगे। वैसे तुम्हारे लिए मेरा निंजुत्सु ही काफी है। देखो तुम नंबर 1 पर जरूर हो लेकिन मुझे अंडर एस्टिमेट करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती भी हो सकती है। एक कहते बोरुतो शाहरुख क्लोन जुत्सु से किबा के ऊपर हमला करता है लेकिन किबाबे बोरुतो के हर एक क्लोन को धूल चढ़ा के उसके असली को पकड़ के दूर फेंक देता है जिससे बोरुतो की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। बोरुतो पहले दिन 7 दिन के लिए सस्पेंड हो चुका था लेकिन अब ये सब देख के लगता है कि ये दोनों एकेडमी से निकाल दिए जाएंगे, लेकिन मानना पड़ेगा बोरुतो के अंदर कुछ तो बात जरूर है। और ये लड़का और कोई नहीं बल्कि साई और इनको बेटा इनोचिन है। वही बोरुतो दोबारा उठ के किबाबे के ऊपर हमला करता है लेकिन ये बस किबाबे का सब्स्टिट्यूशन जुत्सु था जिसके बाद किबाबे पीछे से बोरुतो को पकड़ लेता है लेकिन ये भी बोरुतो का एक क्लोन था जिसे देख के किबाबे को एक बात पता चलता है कि बोरुतो अपने क्लोन को आगे लेने के लिए भेजता है लेकिन वो खुद ही पीछे रहता है तो उसे बस इसलिए बोरुतो को पकड़ना है। एक कहते किबाबे वहाँ पर एक स्मोक बम मार देता है जिससे बोरुतो को कुछ भी नहीं दिखाई देता है लेकिन बोरुतो किसी तरह किबाबे को सेंस करके उसके ऊपर हमला करता है लेकिन किबाबे बिना साबुन के उसके हर एक क्लोन को धोने लगता है और ये सब देख के डैंकी बताने लगता है कि किबाबे सच में निंजुत्सु और ताजुत्सु में बहुत ही कमाल का है लेकिन बस पढ़ाई में ही ये बेकार है। सर दादा तुम क्या कह रहे हो, इस 7 होकागे का लड़का और ये नंबर 1 लड़का दोनों ही काफी अच्छी तरह से लड़ रहे हैं ना। देखो तुम होकागे के बेटे हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ कर सकते हो और सभी लोग तुम्हारे तलबे चाहते हैं, इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं तुम्हारे तलबे चाहता हूँ। और ये निंजा अकेडमी पहले की जैसा नहीं रहा, अगर पहले के जैसा होता तो मैं कब का ग्रेजुएट हो चुका था वरना मुझे तुमसे भी बेवकूफों के साथ रहना नहीं पड़ता। हाँ ये बस सच है कि मैं होकागे के बेटे हूँ और ये भी सच है कि मैं सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता और जो कुछ भी तुम देख रहे हो वो मैंने अपने दम पर हासिल किया है, ना कि होकागे के दम पर। एक कहते बोरुतो किबाबे के ऊपर हमला कर देता है लेकिन किबाबे वहां से गायब होकर ऊपर से बोरुतो के ऊपर हमला करता है लेकिन वो भी बोरुतो का एक क्लोन होता है। जिसके बाद बोरुतो किबाबे को धोबी पछाड़ मार देता है और इसे देखने के बाद किबाबे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर अपने हथियार को लेकर अस्टर जुत्सु का यूज करने लगता है। तभी कैसे एक बर्ड आके किबाबे का हथियार को ले लेता है और इनोशिन का इंक वाला जुत्सु था। देखो किबाबे तुम्ही ने रूल बनाया था कि इस लड़ाई में किसी भी तरह का हथियार का इस्तेमाल करना सख्त मना है, लेकिन तुमने ये हथियार का इस्तेमाल किया है तो ये लड़ाई बोरुतो जीत गया है। और ये बात सुनने के बाद किबाबे भी अपनी हार मान लेता है। जिसके बाद हम आंको और शिनो को देखते हैं और आंको शिनो को कहता है कि तुम बोरुतो के टीचर बने हो ना, इसलिए बोरुतो के ऊपर तुम अच्छे से नजर रखना क्योंकि बोरुतो बिल्कुल नारुतो की तरह ही है जैसा वो बचपन में हुआ करता था, वरना बोरुतो फिर से वैसा ही कोई दोबारा कांड ना कर दे। आपके एडवाइस के लिए शुक्रिया। भले ही बोरुतो लॉ 7 का बेटा है लेकिन मैं उसके ऊपर जरा से भी नरमी नहीं बरतूंगा। एक कहता है शिनो अपने क्लास के अंदर जाने लगता है लेकिन वहाँ पर एक भी बच्ची नहीं था जिसे देख के वो ट्रेनिंग ग्राउंड में चला जाता है और वहाँ पर जाकर देखता है कि सभी बच्चे वहाँ पर थे और बोरुतो को कहता है कि तुम सभी आकर के यहाँ पर क्या कर रहे हो। कुछ नहीं टीचर, हम सब बस यहाँ पर एक फ्रेंडली मैच कर रहे थे। जिसके बाद सभी बच्चे बोरुतो के फैन हो जाते हैं और बोरुतो के साथ खाना खाने के लिए कहने लगते हैं। वही कुछ बच्चे अभी तक बोरुतो को ट्रोल कर रहे थे तभी यहाँ पर इनोशिन आके कहता है कि जब डैंकी को सभी बच्चे परेशान करते थे तो तुम्हें से कोई आगे नहीं आया बल्कि बोरुतो आगे आया था, इसलिए बोरुतो को कुछ भी कहने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। वही इस लड़ाई के बाद बोरुतो और किबाबे दोनों की दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है ना, शिनो को देखते हैं जो कि सभी बच्चों को शूटिंग चलाने की प्रैक्टिस करवा रहा था और ये बात सुनते सभी बच्चे जोश में आ जाते। वही कुछ बच्चे बहुत ही बेहतर तरीके से शूटिंग चला रहे थे, वही कुछ बच्चे बहुत ही घटिया तरह से शूटिंग चला रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ मेटली जो कि ली का बेटा है वो शूटिंग चलाने में टॉपर है क्योंकि वो अपने डैड के साथ शूटिंग प्रैक्टिस होता है जिससे कि प्रैक्टिस हर समय करता रहता है। लेकिन टॉपर होने के बावजूद उसकी एक कमजोरी है कि जब भी कोई उसे देखता है या उसकी तारीफ करता है तो वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और गलतियां कर बैठता है। तभी बोरुतो पीछे से एक जान शूरिकन को लेकर अपने टारगेट की तरफ छोड़ देता है लेकिन टारगेट के सामने मेटली खड़ा हुआ था और अपने पैरों से उस शूरिकन को रोकने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ था, लेकिन सभी लोगों का ध्यान मेटली पर था जिसके कारण मेटली फिर से नर्वस हो जाता है और उसका पैर शूरिकन पर अटक जाता है जिसके कारण वो गिर जाता है। ओए मेटल तो ठीक तो है, हमें लगा कि तू गया कहाँ से। तो मेटली कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मनी मन कहता है कि आखिरकार मैं बार बार इतना नर्वस क्यों हो जाता है। तभी यहाँ पर किबाबे आने लगता है और कहता है कि बोरुतो आखिरकार तुमने मेरे जान शूरिकन को लेकर क्या किया है, लेकिन शिनो उन सभी को कहता है कि तुम सभी ने जो आज वगैरह खेला किया है उसके लिए मेरे
ऑफिस में आऊँ। जिसके बाद से सभी को अपने ऑफिस में लाके कहा था कि आज तुम सभी ने जो हंगामा किया है उसके लिए तुम सभी को पनिशमेंट के तौर पर लॉस 7 के होका के स्टोन को रिपेयर करना पड़ेगा और भागने की सोचना भी मत, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। और क्लास मॉनिटर तुम इन सभी के ऊपर नजर रखोगे, देखना इस भी अपना काम ठीक से करते हैं या नहीं। उसके बाद सभी होका के स्टोन को रिपेयर करने लग जाते और शिकारा कहता है कि बोर्ड के चक्कर में हम आखिरकार एक यहाँ पर फंस गए और क्लास मॉनिटर जिसकी कोई गलती भी नहीं है वो भी यहाँ पर फंस गया। पता नहीं उसके नाजुक हाथ इतने सारे स्टोन को कैसे तोड़ पाएगा। कोई बात नहीं शिकारा, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है और होका के स्टोन को रिपेयर करना तो ओनर की बात है, इसलिए मैं खुश हूँ। जिसके बाद हम बोर्ड और बाकी सभी को देखते हैं जो कि अपना काम धाम छोड़ के गेम खेल रहा था। तो क्लास मॉनिटर उन सभी को कहता है क्या तुम सभी ने अपना काम पूरा कर लिया है। तो शिकारा कहता है कि हमने अपना काम पूरा कर लिया है, बस मेटल लेके आए काम बाकी है। वही मेटल सोच रहा था कि स्टोन को एक ही बार में परफेक्ट एंगल में कैसे तोड़ा जा सकता है, लेकिन तभी वो देखता है कि सभी का ध्यान उसी की तरफ है, जिसके कारण मेटल फिर से नर्वस हो जाता है और वो एक ही जगह पर बार बार हथौड़ा मार देता है, जिसके कारण होका के स्टोन पर दरार आ जाता है और होका के स्टोन का एक हिस्सा टूट कर नीचे गिर जाता है, जिससे उनका काम कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर शाम के टाइम सभी अपने अपना काम पूरा करके घर जा रहे थे, लेकिन मेटल थोड़ा सा उदास था क्योंकि वो बार बार बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता था। तो शिकारा कहता है कि तुम आखिरकार बार बार इतना ज्यादा नर्वस क्यों हो जाता है, थोड़ा अपने अंदर कॉन्फिडेंट लाओ, वरना तुम तो निंजा तो छोड़ो कोई ढंग का काम भी तुम्हें नहीं मिलेगा। ये बात सुनते मेटल बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और कहने लगता है कि मैं खुद को कॉन्फिडेंट फील करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाता, उससे मुझे घर जाकर थोड़ा सा आराम करना चाहिए। एक कहते मेटल वहां से चला जाता है। शिकारा शायद तुमने मेटल को कुछ ज्यादा ही कह दिया है, वो अंदर से शायद टूट चुका होगा। फिर रात के समय बोर्ड जैसे अपने घर जाता है वो हिनाटा को कहता है कि मॉम आप जो अपने आंखों के पावर का इस्तेमाल करते हैं उन्हें क्या कहते हैं और इनसे क्या क्या किया जा सकता है। तो हिनाटा कहता है क्या बात है बोर्ड, पहले तो तुमने हमारे आंखों के बारे में कभी भी नहीं पूछा, तो आज तुम्हें क्या हो गया। ऐसे ही मॉम, चलो अब बता भी दो। हम जो अपने आंखों के पावर का इस्तेमाल करते हैं उसे बैकुगान कहते हैं और इसकी मदद से तुम किसी भी चीजों के आर पार देख सकते हो और किसी भी इंसान के चाकरों को भी देख सकते हो। हमारे हर एक ह्यूगा क्लैन के मेंबर इन आंखों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात सुनते बोर्डो को पता चलता है कि उसका एक आंख जो बदल गया था वो उसका बैकुगान था और उसने टैंकी के अंदर से जो निकलता हुआ देखा था वो उसका चाकरा था। तभी यहाँ पर नारुतो आ जाता है। तो हिनाटा नारुतो को कहता है कि आप पहले खाना खा लीजिए, लेकिन नारुतो कहता है कि मुझे भूख नहीं है। कहते हैं नारुतो ऊपर जाने लग जाता है। वही बोर्डो ऐसे सुन के कहता है कि पता नहीं मुझे किस तरह का अजीब सा डैड मिला है, इनके पास खाना खाने का भी समय नहीं है। वही दूसरी तरफ शिकारा अपने घर में वीडियो गेम खेल रहा था, तभी उसके पास उसके मॉम आ जाते हैं जो कि टेमारी होती है और टेमारी शिकारा को जाते हुए कहते हैं कि आज मुझे निंजा एकेडमी से कॉल आया था कि तुम अपने ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं देते और मस्ती और शरारत करके घूमते हो, जिसके कारण आज तुम्हें फिर से पनिशमेंट मिली है, तो बताओ तुम कब सुधरोगे। जिसके बाद अब शिकामारू आ जाता है और शिकामारू ऐसा सुन के कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, बच्चे तो अपने गलतियों से ही सीखते हैं, अगर बच्चे गलतियां नहीं करेंगे तो वो अपने सबक से कैसे सीखेंगे, इसलिए तुम्हें शिकारा को इतना डांटना नहीं चाहिए। तो चलो अब हम सभी डिनर कर लेते हैं। जरा रुक जाओ है, तुम अपने बेटे को डांटते नहीं हो, इसलिए शिकारा एकदम तुम्हारे जैसे बन रहा है जैसे कि तुम बचपन में थे, जिसके कारण आज तुम दोनों को ही डिनर नहीं मिलेगा। वही शिकारा अपने डैड की बात सुनकर सोचने लगता है कि शायद उसने मेटल को कुछ ज्यादा ही कह दिया था, क्योंकि वो भी गलतियां कर रहा था, लेकिन वो अपने गलतियों से ही तो सीखता। जिसके बाद अगली सुबह शिकारा और बाकी सभी एकेडमी जा रहे थे। वही पीछे से मेटल आ रहा था और बोर्ड अपने बैकुगान से देखता है तो मेटल के अंदर से भी वही और पपल और निकल रहा था जो कि डैंकी के अंदर से निकल रहा था। और शिकारा मेटल को देख के उसके पास कल जो कुछ भी उसने मेटल को कहा था उसके लिए माफी मांगने के लिए आता है, लेकिन मेटल कुछ भी ना कह के कूद के दूसरी तरफ चला जाता है और ये देख के शिकारा भी उसके पीछे वो दूसरी तरफ चला जाता है। क्या बात है मेटल, क्या तुम मुझसे नाराज हो कल के लिए, लेकिन मैं तो यहाँ पर तुमसे माफी मांगने के लिए आया था। लेकिन मेटल कुछ भी ना कह के शिकारा के ऊपर पूरी ताकत से हमला कर देता है। अरे मेटल तुम एक कर क्या रहे हो, मैं तो तुमसे यहाँ पर बात करने के लिए आया था, लड़ने नहीं। शिकारा तुम देखना चाहते थे ना कि मैं बिना नर्वस हुए कैसे लड़ता हूँ, तो आओ अब चलो मुझसे लड़ो। क्या बात है, क्या तुम मुझसे डर तो नहीं गए। तभी यहाँ पर बोर्डो और इनोशिन आ जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार तुम दोनों एक कर क्या रहे हो, लेकिन मेटल उन दोनों की भी बात नहीं सुनता और लेने के तैयार हो जाता है। तो शिकारा कहता है कि हम मेटल के सामने टिक नहीं पाएंगे, वो हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है और हमारी बात भी नहीं सुनेगा, तो पहले हमें एक अच्छे से प्लान सोचना पड़ेगा। एक कहते उसे भी मेटल से भागने लग जाते और भागते भागते उसे भी निंजा एकेडमी के ट्रेनिंग ग्राउंड पर आ जाते और झाड़ियों के पीछे छूट जाते हैं। तो बोर्डो कहता है कि हम ऐसे सारा दिन मेटल से तो भाग नहीं सकते, तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो बोर्डो, हमारे पास एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी है जिससे हम मेटल को बड़ी आसानी से रोक पाएंगे, लेकिन बस तुम दोनों को मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जिसके बाद बोर्डो अपने कोई शैडो क्लोन बना के मेटल के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन मेटल बोर्डो के हर क्लोन को बिना साबुन के तरह धो देता है और दूसरे तरह से इनोशिन अपने इंक से बने हुए बर्ड की मदद से मेटल का ध्यान भटकाने लगता है। तभी शिकारा अपने शैडो पैरालिसिस जिससे मेटल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मेटल पीछे हट जाता है, जिसके कारण शिकारा का शैडो उसके रेंज से काफी दूर चला जाता है। तुम्हारा जिससे किसी काम का नहीं है, मुझे बस तुम्हारे जिससे के रेंज में नहीं आना है, तो मैं बचा रहूंगा। तभी मेटल देखता है कि शिकारा ने उसे अपने शैडो
शैडो पैरालिसिस जोशी से पकड़ लिया है, लेकिन वो थोड़ा सा हैरान भी होता है क्योंकि उसने शिकारा के शैडो के रेंज में नहीं आया था, तो उसने कैसे पकड़ लिया उसे। जिसके बाद असली शिकारा झाड़ू के नीचे से बाहर आया था और शिकारा असल में बोर्डो होता है और जो शैडो पैरालिसिस जोशी देख रहे थे वो असल में इनोशियन का इंक वाला सांप था। तो फिर तुम सभी ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। एक कहते मेटल बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके अंदर से वही बबल वाला निकलने लग जाता है, जिससे वो पहले से 2 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाता है, जिसके कारण शिकारा भी उसे रोक नहीं पाता और मेटल उसके शैडो पैरालिसिस जोशी से निकल जाता है, लेकिन वो उलझ के वहीं पर ही गिर जाता है, जिसके कारण मेटल के अंदर से वो बबल वाला निकल जाता है और मेटल फिर से पहले जैसा हो जाता है। जिसके बाद कुछ टाइम बाद शिकारा बोर्ड और भाग्य से भी क्लास बंक करके वीडियो गेम खेल रहे थे, तो वहाँ पर मेटल आके कहता है कि तुम सभी क्लास ना करके यहाँ पर वीडियो गेम खेल रहे हो, मैं सर को सब कुछ बता दूंगा। ये देख के बोर्ड और शिकारा मेटल को चुप कराने के लिए उसे भी वीडियो गेम खेलना सिखा रहे थे और मेटल वीडियो गेम खेल रहा था और सभी उसे वीडियो गेम खेलते हुए देख रहे थे, जिसके कारण मेटल बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है और हर बारी में गेम बहुत ही तेज दबा देता है, जिससे गेम ही टूट जाता है। अब इस साले मेटल मैंने अपने पॉकेट मनी जमा करके ये वीडियो गेम खेला था, लेकिन तुमने इसे तोड़ दिया। अब मुझे एक नया वीडियो गेम ला कर दो, वरना मुझे इस वीडियो गेम के पैसे दो।